प्रजामंडल। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रजामंडल। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रजामंडल कहते किसे। ठीक है, प्रजामंडल किसे कहेंगे अपन, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन कौन कौन से प्रजामंडल है, ठीक है, उसको क्रम से पढ़ेंगे। अब बेटा बंद कर दे कॉपी तो मैं शुरू करूं। इसकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि जब अंग्रेजों का शासन था अपने यहाँ पर, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत के अंदर राजतांत्रिक व्यवस्था शुरू कर दी थी। मतलब अंग्रेजों ने अपना शासन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब राजा भी थे, वो अंग्रेजों के साथ क्या कर चुके थे, संधियां कर चुके थे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार हो गया भारत के ऊपर, अप्रत्यक्ष। जैसे कई जगह पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो गया बेटे, अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार का अधिकार होने के बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता था। क्यों, दो प्रकार की व्यवस्थाओं से गुजरना था। एक वह व्यवस्था है जिसमें राजा हमारे ऊपर क्या करता था, प्रताड़ित करता था, आरोप लगाता था, या राजा के अत्याचार थे जो किसानों को भी परेशान कर रहे थे। ठीक है, आम जनता से क्या टैक्स बढ़ाकर वो पैसे वसूल कर लेता था। ठीक है, और राजाओं के ऊपर अधिकार किसका था, ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो अपन को ब्रिटिश सरकार से भी लड़ना है। नंबर दो, रियासतों के शासकों से भी अपन को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। जनता की सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए जनता ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए, कैसा शासन, अब आप समझना इस शब्द को, उत्तरदायी शासन स्थापित करना। कैसा शासन स्थापित करना बेटा, उत्तरदायी शासन का मतलब ऐसा शासन जिसमें जनता की सुनी जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था। आज कैसी व्यवस्था भारत के अंदर, लोकतांत्रिक का मतलब आज कोई राजा नहीं होता ना, आज जनता फैसला स्वयं करती। अब ये है कि बेकवे में आकर अलग अलग वोट कर दे, वो अलग बात है, वो जनता की गलती है, लेकिन स्वतंत्र तो है वोट देने में। ठीक है ना, तो उत्तरदायी शासन स्थापित करना मतलब ऐसा शासन जिसमें जनता का एक प्रतिनिधि मंडल हो जो सबकी सुने। ये राजाओं को हटाना नहीं चाह रहे, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एकदम राजा समाप्त हो जाए, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि राजा है वो अपने एक शिष्ट मंडल बना ले, अपनी एक समिति बना ले जिसमें जनता का व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में हो, और वो चुने। राजा कोई भी काम करने से पहले उनसे पूछे। मतलब जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अंडर में कैसे मंत्री होते, तो मंत्रियों की सलाह से मुख्यमंत्री क्या करता है, काम करता है। ठीक वैसे ही क्या होना चाहिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राजा एक प्रतिनिधि मंडल बनाए जिसमें क्या हो, जनता के लोग हो, और जनता के लोग जो जैसा कहे वैसा राजा चुपचाप क्या कर ले, हस्ताक्षर कर ले काम पर। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने के लिए हम कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं कैसा शासन लागू करना, उत्तरदायी शासन। मतलब जनता के हित का शासन। कैसा शासन, जनता के हित का शासन लागू करे, या जनता की जिस शासन के अंदर सुनी जाए, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया बेटा, आंदोलन शुरू किया, और इसी को अपन कहते हैं प्रजामंडल। क्या कहते हैं, मतलब प्रजाओं का क्या बनाया गया, मंडल बनाए गए, और उन्होंने अलग अलग रियासतों के अंदर विरोध किया कि किस प्रकार का शासन लागू करे, उत्तरदायी शासन लागू करे। ठीक है, मांग शुरू कर दी कि यहां पर उत्तरदायी शासन लागू किया जाए, तभी हम जाकर आंदोलन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, बात आती है कि ये लोगों के अंदर जागृति आई कहां से कि हमारा शासन होना चाहिए, उत्तरदायी शासन होना चाहिए। क्या एक दिन में ये आ गई, ये सुनने की बात है कि क्या जन जागृति एक दिन में आ गई, ऐसा नहीं हुआ है। 1857 की क्रांति से पहले तो केवल किसका अधिकार था भारत पर, ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश कंपनी का क्या था, अधिकार था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश महारानी का अपने यहां पर क्या हो गया, राज शासन शुरू हो गया। मतलब कहने करते अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। अब सरकार का अधिकार हुआ तो धीरे धीरे अपने वाले लोगों को भी समझ में आ गया। 1857 की क्रांति के अंदर एक जो डर था, डर ये था कि अंग्रेजों को हम हरा नहीं सकते, वो भय दूर हो गया। उनको लगा कि अंग्रेजों में भी इतनी कोई ताकत नहीं है। वो भय दूर होने की वजह से क्या हुआ, लोगों में एक चेतना आ गई कि हम अंग्रेजों को भारत से क्या कर सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे कई लोगों ने संगठन बनाए, और संगठन बनाकर लोगों में चेतना जागृत की कि आप ऐसा कर सकते हो। यानी राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण होना शुरू हो गया 1857 की क्रांति के बाद।
ठीक है। अब उसी दृष्टि में अपन देखें तो सबसे पहले एक संगठन बनता 1927 को। कब बनता बेटे? 1927 को। 1927 को कौन सा संगठन बना? 1927 को बनता अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। एक बार नाम बोलो इसका। कौन सा संगठन है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कब बनता? इसका सन पूछा गया एग्जाम के अंदर। 1927 के अंदर बना। कब बना? 1900। कौन सा संगठन है? अखिल भारतीय। अब आपके दिमाग में एक तो ये सब समझना जरूरी है, देसी राज्य का मतलब क्या है? रियासतें। देसी राज्यों का मतलब क्या है? क्योंकि भारत के जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उस अंग्रेजों ने भारत को कितने भागों में बांट रखा था? 4 श्रेणियां बनाई थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। याद है आपको? मैंने आपको एकीकरण के अंदर लास्ट में श्रेणियां करवाई थी, ए बी सी डी। ए श्रेणी का मतलब होता है वे श्रेणियां जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा अधिकार था, जैसे कलकत्ता, बंगाल पूरा का पूरा किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। बंबई पूरे की पूरा किसके पास था? वहां पर और कोई हस्तक्षेप किसी स्थानीय व्यक्ति का होता ही नहीं था। लेकिन बी श्रेणी में वे आते थे इलाके जहां पर राजा हेड था। राजाओं ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधियां कर ली। जैसे जोधपुर का राजा देख लो, जयपुर का राजा देख लो, यहां शासन तो राजा चलाता था, लेकिन राजाओं ने किससे संधियां कर ली? मतलब यूं कह सकता हूं 2 स्टेप हो गए। अंग्रेज या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कौन है? राजा। और राजा किसके ऊपर शासन चला रहा है? जनता पर। किसके ऊपर? तो जनता के ऊपर हेड तो राजा है, और राजा के ऊपर हेड कौन है? ब्रिटिश की महारानी। समझ गए आप? इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी। वो 20 श्रेणी में राज्य आते थे। किस श्रेणी में आते थे? और ऐसी रियासतों को हम कहते थे देसी रियासतें। क्या कहते थे? मतलब रियासतें हैं लेकिन अपनी है, लोकल है, इसलिए अपने इसको नाम क्या देते हैं? देसी रियासतें। अब बात समझ आई आपको? अच्छा, देसी रियासतें। अखिल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण भारत। तो पूरे भारत के अंदर खूब सारी देसी रियासतें थी। आपको याद होगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया तो कितनी रियासतों का विलय किया? 565 रियासतों का विलय किया। 565 राजाओं को एक जाजम पर बिठाना ये कोई आम बात नहीं थी, अपने आप बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इसको सरदार पटेल को क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहा जाता है। ये नॉर्मल बात नहीं। अपने घर के 5 सदस्य नहीं मानते, उनके भी मत अलग है। तो 565 राजाओं को एक साथ बिठाना, इतनी छोटी बड़ी रियासतें अपने यहाँ पर भारत के अंदर थी। और जो समुद्र तटीय इलाका था वो तो अंग्रेजों के पास था पूरा, क्योंकि अंग्रेज हमेशा कौन सा व्यापार करते थे? जल के माध्यम से ही क्या करते? जल मार्ग से क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि कौन सा संगठन है? बताऊं, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अब ये सब समझो, अखिल भारतीय समझ आ गया पूरे भारत के अंदर, ठीक है। देसी राज्य का मतलब समझ आ गया रियासतों को मिलाकर, रियासतों से लोग लिए गए। और लोक परिषद का मतलब है लोगों का एक समिति बनानी, एक सभा बनानी, एक संगठन बनाना। जैसे आप सब मिले हुए हो, एक कोई संगठन बना दो तो वो क्या कहलाएगा? लोक परिषद कह दो या लोकसभा कह दो। ऐसा अपने मन, लोकसभा क्यों नाम पड़ा? जनता का सब सदन है वो, जनता डायरेक्ट वोट करती है लोकसभा में। तो इस प्रकार की एक सभा बनाएगी। और ये कब बनेगी बेटे? इस संगठन का नाम क्या बोलो एक बार वापस? अच्छा, इसका मुख्यालय कहां बनाया गया बताओ? बॉम्बे में बनाया गया। कहां बनाया गया? बॉम्बे के अंदर बनाया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया बेटे? दीवान रामचंद्र राव। किसको अध्यक्ष बनाया गया? दीवान रामचंद्र राव। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? दीवान रामचंद्र राव। और उपाध्यक्ष कौन बने? अब इस व्यक्ति का संबंध राजस्थान से। दीवान रामचंद्र को तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति आपने खूब सुना होगा। हाँ, बुंदेलखंड यूपी का रहने वाला भूप सिंह इसका नाम था। बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह नाम था। और ये भूप सिंह टोडा राय सिंह अजमेर के अंदर जेल से, टोडगढ़ जेल से भाग गया था और उसके बाद इसने अपना नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक कर दिया था और जन सेवा में ये लग गया था। सशस्त्र क्रांति का ये सेना नायक था। कौन सी क्रांति का? सशस्त्र क्रांति। तो विजय सिंह का मूल नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? जब मैं बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ूंगा तो इस व्यक्ति का वापस जिक्र करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस ही रिवीजन भी हो जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक था। कौन था? विजय सिंह पथिक। तो ये संगठन आपको क्लियर होगी बात। इस संगठन का उद्देश्य क्या? ये चेतना जागृत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे, ज्यादातर लोगों को बता रहे कि हमारा शासन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जनता को बिना बताए जनता कैसे मानेगी? आज भी जनता ऐसी है गांवों की जो समझती नहीं है। तो उस जमाने तक, आज समझ लो आप 150 साल पहले हमारी स्थिति क्या हुई होगी, वहां तो लोगों को प्रेरित करना अपने आप बहुत बड़ी चुनौती थी। यदि अपन सही भी कहते तो लोग स्वीकार नहीं करते थे। तो 1927 में एक संगठन बना। इस संगठन का नाम याद रह जाएगा। सीधा सन पूछा हुआ है। कार्यालय कहां है? बॉम्बे के अंदर है। अध्यक्ष कौन बने? ठीक है। उपाध्यक्ष कौन बने? अब देखिए, एक संगठन बना राजपूताना मध्य भारत सभा
19 के अंदर। अब ये संगठन क्या है इसके बारे में बात बता रहा हूं। इधर हटा दूं ये वाला, इधर देखिए संगठन का नाम बोलो एक बार, क्या हुआ, राजपूताना मध्य भारत सभा। अब ये क्यों संगठन बना इसके बारे में बात करते हैं अपन। संगठन आखिर बना ही क्यों, क्या कारण था इस संगठन बनने का, तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको कहानी समझा रहा हूं, क्योंकि पृष्ठभूमि समझ में आएगी तो आपको प्रजामंडल क्या होगा अच्छी तरह से क्या हो जाएगा बेटे, समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है सुनो, आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति हुई। ये कलर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा तो दूसरा लूं, चलो ये ले लेते हैं। 1857 की क्या हुई बेटे, क्रांति हुई। क्रांति हुई उसके बाद में क्या हुआ पता आपको, राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण हो गया। लेकिन क्रांति होने के साथ में आपको पता है सबसे पहले एक बड़ा संगठन बना 1885 ईस्वी के अंदर, और उसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम है, कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है ये अंग्रेजों ने ही बनाया है। कांग्रेस संगठन जो है, कृष्णा निदारी बेटा क्या, कांग्रेस संगठन किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। किसने बनाया, अंग्रेजों ने। अच्छा कांग्रेस संगठन कब बना, 1885 में बना। किसने बनाया, ए.ओ. ह्यूम नाम का एक अधिकारी था उसने बनाया। ये आईसीएस अधिकारी था ए.ओ. ह्यूम। उसने इसलिए बनाया कि जनता के मन में क्या चल रहा है इसको हम जाने कैसे। क्यों, अपने यहां की लैंग्वेज अलग, अंग्रेज बोलते थे इंग्लिश, समझ आई बात, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो, संप्रेषण कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसा बनाया जाए। इसलिए क्या किया अंग्रेजों ने, एक दिमाग लगाया कि ऐसा एक संगठन बनाया जाए जो जनता का हो और जनता की बातें हमें पता चल जाए, तो ताकि कोई और क्रांति की चिंगारी भड़के नहीं। उद्देश्य यह था, उद्देश्य क्या था कि हमें जनता की कोई बात पहले पता चल जाए। आजकल सोशल मीडिया कुछ भी लिख लेते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता कि वहां वाला व्यक्ति है वो अराजकता फैला रहा है, सही है। लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कुछ नहीं थे, ठीक है। आज के जमाने की स्थिति होती तो हम इसके आधार पर सोशल मीडिया से पकड़ लेते, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये टटोलना जरूरी था। ये टटोलने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, देखो अंग्रेजों ने ही बनाया है, और अंग्रेजों ने पढ़े लिखे लोगों को एक संगठन बनाया, उच्च लोगों का संगठन बनाया, जिसके अंदर शुरुआती लोग जुड़े ना, तो जुड़ते ही लोगों के दिमाग की कोई न कहीं हलचल होगी कि हम अपना फलाना जगह क्रांति हो रही, कहीं कहीं कानों में अपने आवाज आएगी, उस माध्यम से अंग्रेज तक सूचना पहुंच जाएगी और उस आंदोलन को तुरंत क्या किया जा सकता है, मतलब 1857 जैसी और कोई चिंगारी ना भड़के, इस उद्देश्य से उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, कांग्रेस था। सबसे पहले कांग्रेस बना, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग आए वो लोग इतने समझदार थे, जो लोग जुड़े उन लोगों ने धीरे धीरे इसी बने हुए संगठन के माध्यम से अंग्रेजों के सामने क्या खड़ी कर दी, चुनौती खड़ी कर दी। इन्होंने ही तो अंग्रेजों को हटाने का क्या कर दिया, प्रयास कर दिया, समझ आई बात। क्योंकि लोगों को पता चलने लगे, जो पढ़े लिखे लोग समझदार होते ही तार्किक होते, जो कांग्रेस संगठन में लोग जुड़े वो ही धीरे धीरे अंग्रेजों के क्या होते गए, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य कर दिया। अब 1885 में जो कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस के हर साल क्या होते थे, एक मीटिंग होती थी जिसको हम अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अधिवेशन का मतलब क्या हुआ, एक मीटिंग, सालाना की एक मीटिंग, वार्षिक एक मीटिंग, साल में एक मीटिंग करेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे और वो लोग चर्चा करेंगे कि अगले एक साल में हमें क्या करना चाहिए, समझ आई बात। इसको कहते हैं हम अधिवेशन। क्या कहते हैं, कांग्रेस के हर साल एक अधिवेशन होता था। कितना, इस अधिवेशन के अंदर ये दो प्रकार के भारत का डिवाइड कर दिया। कितने भारत कर दिए इन्होंने, दो भारत बना। दो कैसे, जब गांधी जी की एंट्री हुई उससे पहले देखो, यूं तो कांग्रेस के अंदर गरम दल, नरम दल, आपने नाम सुना होगा, पहले भी सुना होगा, खूब सारे ऐसे लोग जुड़ते गए कांग्रेस के इस राष्ट्र स्वतंत्र आंदोलन को अपन 3 भागों में पढ़ते, यदि भारतीय इतिहास पढ़ते तो। लेकिन मैं आपको सीधा से इसे जोड़कर कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अपने सिलेबस में भारतीय इतिहास है नहीं, तो यहां कनेक्ट होना जरूरी है कि आया कहां से राजपूताना मध्य भारत सभा, क्यों बनी ये राजपूताना मध्य भारत सभा, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। है एक संगठन, आज खूब सारे संगठन है, आज भी खूब सारे संगठन है, अभी भी काम करते हैं। बाड़मेर कितने सारे संगठन है जो काम कर रहे हैं, आप देखा होगा दिल्ली कलेक्टर के आगे कोई न कोई धरना देता हो, कोई संगठन अपन को मिल जाता है। ये संगठन कोई न कोई तो उद्देश्य से बने, तो ठीक वैसे ऐसा उद्देश्य से ये सभा क्यों बनी वो बता रहा हूं मैं। हुआ ये कि कांग्रेस ने क्या किया, भारत को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, कांग्रेस की सोच है ये, समझ गए। एक वो भारत जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार आती थी, या यूं कह दूं ब्रिटिश भारत, जहां पर डायरेक्ट किसका अधिकार था, ब्रिटिश का अधिकार था, उस भारत को ब्रिटिश भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, और एक वो भारत जहां पर देसी रियासतें होती थी, इसको कहते हैं देसी राज्य। क्या कहते हैं, बात समझ आई आपको। भारत कितने भागों में बंटा हुआ मानते थे ये कांग्रेस वाले, 2। एक वो भारत जहां पर ब्रिटेन का सीधा अधिकार था,
उसको कहते थे ब्रिटिश भारत। क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत। एक वो भारत जहां पर राजाओं का अधिकार था, उसको क्या संज्ञा दे दी? देशी राज्य की संज्ञा दे दी। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रही बात? अब कांग्रेस ये चाहती थी कि पहले लड़ाई हम ये करें कि ब्रिटिश भारत से ब्रिटेन को खदेड़ दें। कहां से? कांग्रेस का संगठन जो था वो इस विचार पर आगे बढ़ रहा था, इस मत पर आगे बढ़ रहा था कि पहले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश भारत जो है उससे हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और इसको खाली करवा दे। क्यों? क्योंकि देशी राज्य तो किसके थे? अपने ही तो थे। हेड कौन है? राजा है। राजा किसका? पहले भी उनके पूर्वज अपने राजा रहे, आज भी उनके वंशज क्या है? शासक है। कहने करते ये वो समझ रहे थे कि इस देशी राज्य के अंदर हम बाद में लड़ाई लड़ेंगे जनता की, पहले लड़ाई कहां लड़ लेते हैं। ये बात समझ में आई आपको? अर्थात कांग्रेस का ये विचार था कि पहले ब्रिटिश भारत से ब्रिटेन को हटा दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दे, फिर देशी राज्य पीछे रहेंगे, जिससे हम अपने आपसी समझौते से मामला कुल मिला के इस प्रकार हम भारत को क्या करवा देंगे? आजाद करवा देंगे। ये सोच किसकी थी? कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस के अंदर जो संगठन थे, उस संगठन में तो इधर के भी लोग खूब जुड़े हुए थे और देशी राज्यों या देशी रियासतों से भी खूब सारे लोग क्या थे? संगठन में जुड़े हुए थे। बात समझे आपको? इसलिए हुआ ये कि देशी राज्य के अंदर राजाओं ने अत्याचार शुरू कर दिया। राजाओं ने क्या शुरू कर दिया? अरे भाई, राजा है, राजा जोगी अग्नि जल जाकी उल्टी रीत, डरता रहे जो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। मतलब राजा है, जोगी और अग्नि, इनका कोई भरोसा कुछ नहीं, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। राजा कभी भी अपना फैसला क्या सुना दे, इसका कोई भरोसा नहीं था। अग्नि आग का कोई भरोसा नहीं कि कितनी वो फैलेगी, और जल की गहराई का कोई अनुमान, इसलिए कभी भी पानी में उतरना नहीं चाहिए। समझ गया? जल का कोई पता नहीं, बहते जल में कई तो कहना ना ये तो हल्का ही चल रहा, पानी निकल देंगे, और कई गाड़ियां चली जाती नदी के अंदर। तो इसलिए ये राजस्थान का कवि लिखता है कि राजा जोगी अग्नि जल। जोगी का मतलब फकीर, फकीर का कोई भरोसा नहीं, वो कब श्राप दे दे। समझ गया? जहां की उल्टी रीत, इनका कोई पता नहीं चलता है। ठीक है ना? किस रीत से जीते ये? जहां की उल्टी रीत, डरता रहे जो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। ये किसी के नहीं है, कभी भी श्राप दे सकते हैं, कभी पानी की गहराई का पता नहीं चलता, और राजा का कोई भरोसा नहीं है। राज बचाने के लिए वो सगे भाई को भी मार सकता है। समझ गया? ये तो आपने देखा ही इतिहास के अंदर, आपसे लड़ाइयां हुई है तो केवल कुर्सी की लड़ाई। आज राजा की जगह नेता है। नेता भी क्या है? वही है, नेता किसी के साथ कुछ भी कर सकता, कोई भरोसा नहीं है। आपसी संघर्ष है, कुर्सी की लड़ाई। एमएलए बनना है, मतलब कैसे बनो, बनना है। ठीक है? तो अब देखिए, देशी राज्य के अंदर राजाओं ने जनता पर क्या शुरू कर दिया बेटे? अत्याचार। क्या शुरू कर दिया? तो अपने यहां देशी राज्य के जो लोग थे वो हर बार अधिवेशन में शामिल होते थे, कांग्रेस के अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? और वहां जाकर कहते थे कि हमारी भी बातें सुनो, हमारे यहां पर राजा अत्याचार कर रहा है, हमारी भी सुनो। आप अंग्रेजों को बताओ कि राजा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप अंग्रेजों तक सूचना पहुंचाओ। क्योंकि अंग्रेज सरकार चला रहे थे, इसलिए आखिर सुनेगा कौन? सरकार ही तो सुनेगी। इसलिए इस प्रकार का प्रयास करते 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 ये लोग थक गए, लेकिन कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। तो इन लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस के इतने वफादार संगठन के सदस्य होते हुए भी कांग्रेस देशी राज्य की ओर ध्यान दे ही नहीं रही है। ऐसा क्या है? मतलब ऐसा मूल कारण क्या है कि कांग्रेस जो है वो देशी राज्य की ओर ध्यान दे नहीं रही, तो हम इतना ज्यादा पल्ला पकड़ने से क्या फायदा? पल्लू पकड़कर यूं चल रहे, क्यों ना हम एक नया संगठन बना दे। भाई विचार आया कि कांग्रेस के पीछे पीछे पड़े हुए, क्या कांग्रेस हमारी बात सुन ही नहीं रही है? अपन भी समझते हैं ना, किसी के कोई संगठन से जुड़ा है, संगठन काम नहीं करता, अपने संगठन को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, दूसरा और संगठन बना लेंगे, यही होगा। तो ऐसा ही यहां देशी राज्य के लोगों ने सोचा, और इन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये यूपी की जो कुछ रियासतें थी, इसको कहते हैं मध्य भारत। इस इलाके को क्या कहते हैं बेटा? अब इसमें ज्यादा कौन है? क्षेत्र किसका बड़ा है? इसलिए इसका पूरा नाम क्या बन गया? राजपूताना मध्य भारत। समझे बात? अब इन्होंने क्या किया? इन रियासतों से मिलाकर यहां से जो जो लोग कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने मिलकर क्या किया? दिल्ली के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। किस दिन? 1919 के अंदर कांग्रेस का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था। कब हो रहा था? 1919 के अंदर। उसी समय अपने यहां के राजस्थान के नेता थे जमनालाल बजाज। ठीक है? जमनालाल बजाज आपको पता ही बढ़िया आदमी, और इसने दिमाग खेला कि मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली के अंदर मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर एक नया संगठन बना दिया, और उस संगठन का नाम क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा 1919। समझाई बात? क्यों बनाई संगठन? क्योंकि कांग्रेस ने देशी राज्यों की ओर ध्यान
इसलिए देशी राज्य के रियासतों के जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए कांग्रेस से थे, पहले से कांग्रेस संगठन में शामिल थे, उन्हीं लोगों ने एक संगठन बना दिया। कौन सा? राजपूताना मध्य भारत सभा। कब बनी? ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है, कितनी बार मैं कह रहा हूं आपको। MTR क्वेश्चन है, मुझे तो टोटल रट्टा मारो ऐसा क्वेश्चन है। सीधा प्रश्न आता है राजपूताना मध्य भारत सभा कब बनी? 1919 के अंदर बनी। और इस 1919 के अंदर ये सभा बनी तो इसका निर्माण हुआ वो मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक एक जगह है, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, देखिए उसमें चांदनी चौक बताता, वो आप देख लेना। उसी चांदनी चौक के अंदर मारवाड़ी पुस्तकालय बना हुआ था और ये जमनालाल बजाज वगैरह बड़िए लोग थे, इन्होंने इकट्ठे होकर क्या बना दिया? संगठन का निर्माण कर दिया। और इस संगठन के अंदर क्या उद्देश्य रखा कि जैसे जैसे कांग्रेस के अधिवेशन अपन आएंगे, जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन होगा उसके दूसरे दिन अपन अधिवेशन कर लेंगे। भाई खर्चा किसका? तो भी कांग्रेस की मीटिंग में आना है, अपन इकट्ठे होंगे, जहां जहां कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहां वहां अपना भी अधिवेशन हो जाएगा। इसलिए पहला अधिवेशन इनका कहां होता है? दिल्ली में, क्योंकि उस समय कांग्रेस का अधिवेशन भी कहां था? दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद में अमृतसर, फिर उसके बाद में अजमेर, फिर उसके बाद में नागपुर। 4 अधिवेशन हुए इस संस्था के। कितना अधिवेशन हुए? 4। और 4वां अधिवेशन जब नागपुर में हुआ तब कांग्रेस ने हाथाजोड़ी कर ली कि भाई आप हमारा ही संगठन है, हमारे साथ विलीन हो जाओ। बार बार क्यों आप अलग से मीटिंग कर रहे हो? समझ गया आप? तो ये ध्यान रखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? अमृतसर के अंदर हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का भी अधिवेशन 1920 में कहां था? हाँ। तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। कहां पर हुआ? और 4वां अधिवेशन कहां हुआ? और नागपुर में होते ही कांग्रेस ने कह दिया कि ये हमारा ही है। क्या है? क्योंकि लोग किसके थे? कांग्रेस के ही लोग थे, अपने राजस्थान से बिलोंग करते थे, इतना ही तो था। और इनका उद्देश्य था कि कांग्रेस का ध्यान किधर आकर्षित करना? राजपूताना की ओर आकर्षित करना, देशी रियासतों की ओर आकर्षित करना। तो ये समझ आ गई बात आपको। और इसके सचिव कौन बने बेटा? याद रखना है, राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन जमनालाल बजाज ने किया, लेकिन इसके सचिव कौन बने? राम नारायण चौधरी बने। कौन बने? 2 संगठन याद हो गए आपको? याद हो गए आपको? तीसरे संगठन की बात करें, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। अब आप देखिए ये जो संगठन है ये तो किस स्तर का है? हाँ, अखिल भारतीय, मतलब पूरे भारत के लिए काम कर रहा है। इसी की एक छोटी ब्रांच बनाई राजस्थान के लिए। कहां गया? ठेठ यहां तक आ जाओ। राजस्थान के लिए इसका नाम क्या है? राजपूताना देशी राज्य। इसका नाम क्या था? तो अखिल भारतीय की जगह क्या जोड़ दिया? मतलब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का ही एक छोटा रूप जो राजस्थान के अंदर शुरू किया गया। समझ गया? जैसे आपने देखा होगा आज भी खूब सारे संगठन है, केंद्र स्तर पर अलग संगठन काम कर रहे हैं तो राज्य में भी वो सेम संगठन काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं, कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर है वो काम कर रही, तो यहां राजस्थान के अंदर राजस्थान कांग्रेस कहते हैं। बीजेपी है तो वो केंद्र सरकार में काम कर रही, तो बीजेपी वहां अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रही है, तो छोटी राजस्थान की बीजेपी हो गई, है ना? ठीक वैसे ही संगठन है, ये तो अखिल भारतीय स्तर का है और ये किस स्तर का है? अच्छा, इसके प्रथम अधिवेशन कहां हुआ बेटे? कहां हुआ? कब हुआ? देखिए ये संगठन अखिल भारतीय स्तर पर 1927 में बना, लेकिन राजस्थान के अंदर राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? अजमेर के अंदर। कब हो रहा है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न में इतना ही देगा, अखिल भारतीय ना देकर क्या दे दे? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? कब हुआ? लेकिन अखिल भारतीय, ये राजपूताना है ना? क्या हुआ? अच्छा फोन आ गया, मैंने देख क्या हो गया। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखिए अध्यक्ष कौन बने इसके? तो मुझे बताओ राजपूताना मध्य भारत सभा के सचिव कौन थे? राजपूताना मध्य भारत सभा कब बनी? ओके, अब देखिएगा 1928 ईस्वी के अंदर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। सबसे पहले लगातार देशी राज्य के लोग मांग कर रहे थे कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन क्या हो? लागू हो। किस रियासत के अंदर? देशी रियासत का मतलब क्या हुआ? अरे जोधपुर है, मेवाड़ है, ऐसी रियासत है। ऐसी रियासतों में कौन सा शासन लागू करना? उत्तरदायी शासन लागू करना। कैसा शासन लागू करना? उत्तरदायी शासन लागू करने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मांग कब हुई? हर मीटिंग में जा रहे थे, इतने दिन सुन ही नहीं रहे थे।
पहली बार ये मांग किसने की? रियासतों से जाने वाले अपने यहां के लोगों ने की। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, जिनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मतलब हर साल एक अधिवेशन हो रहा था, तो अब की बार मीटिंग कहां रखी गई थी? कलकत्ता में रखी गई। और इस कलकत्ता मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। उस समय पहली बार रियासतों में उत्तरदायी शासन की क्या रखी? किसने रखी? यहां के जाने वाले लोगों ने रखी, जो कांग्रेस के अधिवेशन भाग ले रहे थे उन्होंने रखी। फिर क्या हुआ देखो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ध्यान दिया नहीं। मांग रखना अलग बात है, कांग्रेस की तरफ से अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। तो इन लोगों ने क्या किया? देसी रियासतों के लोगों ने धीरे धीरे इनके अधिवेशन में भाग लेना कम कर दिया कि हम वहां जा रहे हैं, अधिवेशन में जाते हैं और जाने के बाद हम बोलते हैं कि भाई आप हमारे उत्तरदायी शासन की मांग रखो, आप अंग्रेजों को बोलो कि राजा अत्याचार कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कुछ भी सुना? तो अपने यहां के देसी लोगों ने सोचा, देसी रियासतों से जाने वाले लोगों ने सोचा कि यहां कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे इस अधिवेशन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में क्या हो गई? कटौती हो गई। अब वो जो मीटिंग पहले मान लो 500 सदस्य थे, धीरे धीरे सदस्यों की संख्या क्या हो गई? कितने आते थे मीटिंग में? 100, 50, 150 आने शुरू हो गई। अब कांग्रेस के अंदर 1938 के अंदर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है 1938 के अंदर? देखो, हरिपुरा अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है बेटा? हरिपुरा अधिवेशन है। कब होता है? हरिपुरा कहां आया हुआ है? गुजरात के अंदर है। हरिपुरा कहां है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ गुजरात के अंदर। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? कौन थे बताओ? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना, CS बोस, सुभाष चंद्र, SC बोस, SC बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। SCB लिख दूं शॉर्ट में। अब देखिए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है ये? कांग्रेस का किस जगह पर अधिवेशन है ये? हरिपुरा के अंदर। कब हुआ? इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि मीटिंग में इतनी ज्यादा भीड़, ये अध्यक्षता कर रहे थे, मीटिंग बुलाई यानी अधिवेशन किया गया, लेकिन अधिवेशन में लोगों की संख्या कम देखकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं से पूछा कि लोगों का हुजूम इतना नहीं दिख रहा है, लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति कम होता जा रहा है, क्यों? तो लोगों ने क्या कहा कि देसी रियासतों के लोग धीरे धीरे अपने संगठन में अब आना नहीं चाहते, कम हो गए। कारण यह है कि वो लगातार देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की क्या कर रहे हैं? मांग। लेकिन हमने उत्तरदायी शासन की ओर ध्यान, बोस के दिमाग में आया क्यों ना हम इन देसी रियासतों का सहयोग कर लें, तो वापस संगठन मजबूत बन जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजा मंडल आंदोलन का क्या किया? ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि प्रजा मंडल आंदोलन को कांग्रेस ने कब सपोर्ट किया? 1900 कौन से अधिवेशन में बात की गई? हरिपुरा अधिवेशन में बात की गई। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने कहा कि हम प्रजा मंडल का सपोर्ट कर रहे हैं और देसी रियासतों में कौन सा शासन लागू होना चाहिए। अब क्या हुआ, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन था और इसलिए जब कांग्रेस ने सहयोग किया तो उत्तरदायी शासन या प्रजा मंडल के अंदर भी लोग जुड़ने ज्यादा शुरू हो गए। कारण यह कि बड़े संगठन ने यह कह दिया कि हम सहयोग कर रहे हैं, तो स्थानीय लोग भी क्या हो गए भाई, पहचान किसकी ज्यादा थी? प्रजा मंडल आंदोलनों की या कांग्रेस की? बड़ा संगठन है कांग्रेस, नो डाउट कांग्रेस की ज्यादा पहचान थी। और कांग्रेस घोषणा कर रही है कि आज के बाद हम देसी रियासत के अंदर चलने वाले प्रजा मंडल आंदोलन का क्या करेंगे हम। तो स्थानीय लोग जो थे उनका रुझान भी प्रजा मंडल आंदोलन में क्या हो गया? बढ़ गया। स्थानीय लोग जुड़ने शुरू हो गए और प्रजा मंडल को एक क्या मिल गया? बल मिल गया, एक ताकत मिल गई। क्योंकि जहां संख्या ज्यादा होती है तभी तो सरकारें झुकती है। कोई भी आंदोलन कब सक्सेस होता बताओ? अकेला व्यक्ति आंदोलन में सक्सेस कर लेगा क्या? महात्मा गांधी के पास तो वही तो ताकत थी कि वो आगे चलता था, पूरी जनता उसके पीछे हुजूम उमड़ पड़ता था और आखिरकार अंग्रेजों को क्या होना पड़ा। यही तो ताकत चाहिए कि जनता को लेकर चलने वाला कौन है, समझ गया। इसलिए प्रश्न बनता है यहां पर कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रजा मंडल का सहयोग किया? कौन सा अधिवेशन है? कब हुआ? कौन अध्यक्ष थे? अच्छा, कांग्रेस के किस जगह के अधिवेशन में पहली बार उत्तरदायी शासन की मांग या प्रजा मंडल की मांग की गई?
कलकत्ता अधिवेशन में। मांग यहां पर हुई है, लेकिन यहां ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर क्या हुआ, समर्थन कर दिया, सपोर्ट किया है। क्यों? वो उसको पता चल गया कि अब इन देसी रियासतों के लोगों के बिना भीड़ में क्या होती जा रही है, कमी। और कांग्रेस की विचारधारा इसको छोड़ना पड़ा, जो ये कह रहे थे कि पहले ब्रिटिश भारत को आजाद करवाएंगे फिर देसी रियासतों को। इस विचार को बल मिल गया, देसी रियासतों का भी ये क्या करने लग गए, सहयोग करने लग गए। अब ये बात समझ में आई नहीं है, बताओ एक बार आगे। नेक्स्ट पेज पर बढ़े। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या, देखिए अब अपन एक एक करके प्रजामंडल पर आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रजामंडल क्यों बना। अच्छा एक मिनट रुको, रह गया, हाँ बिल्कुल। चलिए इधर देखो, कहां गया ये मुंह वाला, ये ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों ये आंदोलन शुरू हुए, ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब कब कब प्रजामंडल बनता है इसके बारे में भी अपन क्या करते हैं बेटे, बात करते हैं। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल है, कैसे प्रजामंडल का गठन हुआ, वो तो विस्तार से करेंगे। पहले याद करते, क्योंकि 99% प्रश्नों की प्रकृति क्या रहती वो सुनो आप। प्रश्नों की प्रकृति रहेगी कि किस प्रजामंडल का गठन कब हुआ, सन पूछा जाता है इसमें, समझ बात। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किस प्रजामंडल का कौन संस्थापक है, समझ बात। नींद आ रही, आंखें धो कर आ जाओ। नींद आ रही है, नींद देखो, जिज्ञासा जुनून जिसके अंदर वो, मिशन लैब असिस्टेंट, मिशन सेकंड ग्रेड, मिशन फर्स्ट ग्रेड जिसके अंदर आग लगी हो। दुष्यंत कुमार ने कहा ना, हो गई पीर पर्वत से आज पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ही सही, आपके सीने में ही सही, लेकिन हो कहीं पर भी, लेकिन आग जलनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। क्या आग बुझनी चाहिए? आग बुझा दोगे तो कैसे सक्सेस होंगे। निराश चेहरे कभी सफलता का मार्ग नहीं बता सकते, ना आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते। ऊर्जा बन रहो, पॉजिटिव, कि मैं कर सकता हूं भले दुनिया में कुछ भी हो जाए। ये एक ताकत होनी चाहिए अंदर, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मैं ही हूं वो इस मंजिल को पार कर सकता हूं। और मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई ताकत नहीं हरा सकती। सेल्फ मोटिवेट, कोई मोटिवेट कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। स्व प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, बस देखा जाएगा जो होगा वो। मुझे लैब असिस्टेंट पार करना मतलब करना है, बस दिमाग के अंदर एक भूत बिठा दो, पागलपन आना चाहिए। लैब असिस्टेंट, लैब, सोते हुए भी सपने किसके, और उस सपनों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये नींद आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, बीच बीच में बोलते रहो, ठीक है। नींद आ रही है तो इस प्रकार मामला गड़बड़ है, सुनिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं, देखिए बेटे, किस सन में कौन सा प्रजामंडल बनता है, ठीक है। प्रजामंडल का क्यों निर्माण हुआ ये पता चल गया कि देसी रियासतों में कौन सा शासन लागू करना, उत्तरदायी शासन लागू करना। कैसा शासन लागू करना, ठीक है। सबसे पहला जो राजस्थान में बनता है प्रजामंडल, वो बनता है कौन सा, कब बनता बेटे, 1931 में 2 प्रजामंडल गठन हुआ। सबसे पहला राजस्थान प्रजामंडल कौन सा बना, जयपुर बना। कौन सा बना, जयपुर बना, जयपुर। और 1931 में ही 2 बने, कौन कौन से, बीजे। 1931 में क्या बना, भूलोगे नहीं सन, लॉजिक याद रखना। बी जे, देखो ये 3, जे को 1 समझ लो। 1931 में कौन कौन से बड़े बताओ, बीजे। बीजे का मतलब बूंदी, और ये कह रहा 3 और 1 के 1931 में। कलर चेंज करूं, ये लो कलर चेंज। हर एक के जीवन में रंग बिरंगा होना जरूरी है, ठीक है। हाँ, हंसती खिलखिलाती जिंदगानी होनी जरूरी है। अब इधर देखो, 34 में कौन से बने बेटे, मारवाड़ और हाड़ौती। 34 में कौन से बने, ये एम एन एम, एम दिख रहा आपको, ये मैंने एम एच लिखा है। एम एच का मतलब क्या, इधर देखो, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं। एम को ऐसे पलटो, एच है ना, एच को अपन आराम से 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, ये एच ऐसा है, ये देखो ऐसे ऐसे बन गया। लॉजिक रखो थोड़ा, इतना हिंट याद रहेगा तो ऑप्शन में सन वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, सीधा सन आएगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई बताओ, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 में। 2 प्रजामंडल कौन कौन से बने, मारवाड़ और, ओके आगे बढ़िए। 1936 में कौन से प्रजामंडल बने बताओ, बीकानेर और। तो बीड़ी एक दिन में आदमी कितना पी लेता है, या तो 3 पिएगा या 6, 3-6 बीड़ी पी लेता है। और कई देखना, बीड़ी पीने वाले व्यक्ति का गौर से आप निरीक्षण करना, अवलोकन करना, ऑब्जर्वर करना। क्या ऑब्जर्व करना, ये बीड़ी का बंडल है, एक बीड़ी निकालता है, चेक करके फिर अंदर डालता है, फिर ऐसे से और बजाता है, फिर दूसरी निकाल, पीता सब है, फेंकता एक भी नहीं है। पूरे बंडल को खाली कर लेगा, लेकिन वो चेक करता कौन सी आनंददायक है। तो मुझे बताओ इसमें क्या टेस्ट आया कि पीनी सब है, फेंकता एक भी नहीं है।
फेंक ले तो मान लिया भाई चलो उसने निरीक्षण किया फेंका, लेकिन वो एक बीड़ी को निकालेगा ऐसे घुमा के फिर दूसरी निकालेगा है, फिर उसको पिएगा अच्छा लगेगा। अब ऐसे करते हुए 30 बीड़ी है अंदर, 30 की 30 पी लेगा, लेकिन एक भी फेंकेगा नहीं। लेकिन अवलोकन उसका देखो आप, तो बीड़ी पीने वाला व्यक्ति निरीक्षण करता है, पीता सब है। ये है अपने समझ, पहले अपन चीज समझते ये अच्छी होगी, फिर धीरे धीरे आखिर पीनी वही है तो अच्छी और बुरी क्या है या नहीं? तो ये सोच का फर्क है। तो बताओ 1936 में कितने बने? 31 में कौन कौन से बने एक बार वापस बताओ? 34 में, 36 में बीकानेर और, तो बीड़ी कितने की पीनी है आपको? अब बीड़ी का बंडल कितने रुपए का लाना है? 1938 सर्वाधिक प्रजामंडल यहां बने। क्यों बने? अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि 1938 के अंदर बेटे क्या हुआ, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी गुड, किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। और हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बोस ने पहली बार एक फरमान जारी करवाया, पहली बार यह आदेश निकलाया कि कांग्रेस अब किसका समर्थन करेगी? देशी रियासतों में चलने वाले प्रजामंडल आंदोलन की, उत्तरदायी शासन की मांग को मजबूती मिल गई। और जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो खूब सारे प्रजामंडल बन गए। समझ आई बात? भाई कांग्रेस जैसे बड़े संगठन ने सपोर्ट किया तो ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए 1938 में कितने प्रजामंडल बने बताओ? 5। 38 में कितने बने? और कांग्रेस ने जब इसमें क्या किया कि सपोर्ट किया, तो कोरोना काल अभी आपने देखा तो क्या पहनना पड़ता बेटे? मास्क भी। कांग्रेस ने अपना मास्क उतार दिया, पहले मास्क पहना हुआ था कि हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। मास्क बी का मतलब देखो, टिक याद रखना, MASK, मास्क बी। एम से क्या बन गया? ए से क्या हो गया? एस से क्या हो गया? अच्छा, के से क्या हो गया? और बी से क्या हो गया? समझे बात? मास्क बी। 1938 में कौन कौन से बने? मास्क बी। 1938 में कौन कौन से बने? कौन कौन से एक बार बोलो वापस? एम से, ए से, एस से, के से और बी से। तो कांग्रेस ने अपना मास्क चेंज किया, मुखौटा चेंज किया। अब प्रजामंडल आंदोलन का क्या कर रही है? वो सपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है? 1938 में कौन कौन से बड़े एक बार वापस बोलो? मेवाड़, अलवर, शाहपुरा, करौली। वेरी गुड, ये 1938 में बने। क्लियर? 31 में, 34 में, 36 में और 38 में। मेवाड़, अलवर, शाहपुरा, करौली और, वेरी गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1939 की। 1939 में क्या? कोटा, किशनगढ़ और KKS। देखिए KKS याद रखना आप। KKS मैंने तो इसको ऐसे याद किया, मेरा जन्म तिथि है 93, उल्टा ठोका, ठीक है? अपन ने तो ऐसा लॉजिक बिठाया। अब आपको याद रहना चाहिए, बताओ कब? 1939 में कौन कौन से बने? किशनगढ़, बोलो, कोटा, सिरोही। लॉजिक याद रह जाएगा तो जरूर आपको ऑप्शन निकालने में क्या रहेगी बेटे? सहूलियत। एक बार वापस बोलो, कोटा, किशनगढ़, क्लियर? KKS याद रह जाएगा 39 में, पक्का? एक बार वापस बोलो, 31 में, 34 में, ठीक है, 36 में, अच्छा 38 में, ठीक है, 39 में, 42 में कुशलगढ़। 42 में कौन सा बना? 42 में कुशलगढ़। कौन सा बना? तो कुशल है या नहीं? देखो कौशल कितना खतरनाक है, 4 में 2 का भाग लगाओ, 42 के अंदर कुशलगढ़। ठीक है, अब आगे देखिए 43 में कौन सा बना बेटे? 43 एक याद रखना, बांसवाड़ा। 44 में अभी कौन सा बना है? 45 में 2 बने, देखो जैसलमेर और 45 में 45 प्रतापगढ़। समझ गया? एक तो ये ध्यान रखना है और एक याद रखना कौन सा बेटे? जैसलमेर। जैसलमेर और प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? 45 में। 46 में कौन सा बना? सबसे लास्ट। क्यों? क्योंकि झालावाड़ रियासत भी सबसे नहीं थी। याद है आपको 1838 में झाला जालिम सिंह के लिए किस रियासत का गठन किया गया? हाँ, तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई नवीनतम रियासत थी और सबसे लास्ट में प्रजामंडल कहां बना? याद हो गया आपको? पक्का? एक बार बिना देखे बता दोगे? मैं बोलूंगा सन, आपको फटाफट बताना है। इसको कैसे अपना रिमूव कर सकते हैं कैलाश जी? हटाना है, एकदम खाली करना है, फिर पूछता हूं। ऐड में करूं? यस। अब देखिएगा, अब आप बताओगे और मैं लिखूंगा, सही है?
सबसे पहले 1931 की बात करें। 1931 में कौन कौन से? जयपुर और पक्का। 1934 में मारवाड़ और 1936 में बीकानेर और 1938 में बेटे मास्का। ओके 1938 के बाद 1939 में कौन सा? 1942 में कुशलगढ़। कौन सा? 1944 में एक ही बना नहीं 43 लो पहले 43 में कौन सा? कौन सा बेटे? बांसवाड़ा। ठीक है 43 के बाद 1944 में कौन सा बेटे? और 1945 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर। और कौन सा बन गया? जैसलमेर। क्या बन गया? 1946 के अंदर कौन सा बन गया? अब बताओ याद हुआ नहीं हुआ? पक्का क्लियर? मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें लिखवाते तो ये क्लास चली जाती, नहीं तो अपन देखो कितना पढ़ा है, 1-2 पेज पढ़ लिया अपन, 1 पेज पढ़ा, सॉरी एक। अब आ जाते हैं अपन कौन से प्रजामंडल पर? जयपुर प्रजामंडल पर। कौन से प्रजामंडल पर? जयपुर प्रजामंडल। ठीक है पूरा याद करवा दूंगा, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा मौखिक याद रहेगा आपको। कौन सा प्रजामंडल ले रहे हैं अपन? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है बेटा? नाम बोलो एक बार। कब बना? वेरी गुड। कब बना? 1900 लास्ट तक दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? अब दिख जाएगा, सही है। देखो 1931, थोड़ा पानी पिलाना सर। 1931 के अंदर कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई बेटे? सबसे पहला राजस्थान का प्रजामंडल कौन सा है? अच्छा सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर। अब देखिए संस्थापक है इनके कर्पूर चंद पाटनी। कौन है बेटे? देखिए आपको बाकी चीजें याद रहे नहीं रहे, प्रजामंडल का सन याद रखना, प्रजामंडल के संस्थापक याद रखना और अन्य कौन कौन से कार्यकर्ता याद रखना। 99% प्रश्न यही घूमेगा, समझ गया? कुछ प्रश्न डीपली होते हैं तो वो एकाधिक, क्योंकि प्रजामंडल का प्रश्न आए नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं एग्जाम के अंदर, समझ गया? टॉपिक दिया प्रश्न आएगा, और उसमें भी सन का ज्यादातर प्रश्न पूछता है, या फिर कौन संस्थापक था, या फिर संगत असंगत में डाल देगा आपके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां से प्रश्न बढ़ेंगे, ज्यादा गहरी बातें याद रह नहीं रहे, लेकिन ऊपरी बातें तो आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ कृष्णा, नींद आ रही है बेटा? है नहीं आ रही है? चलो ज्यादा तूने राबड़ी खाई है मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं खाई है? सुबह सुबह चाय पीती है क्या? चाय पिया कर, दूध कॉफी पीती है? ये करी कॉफी मतलब कॉफी पीती है। अच्छा इधर देखो संस्थापक कौन है बेटे? कर्पूर चंद पाटनी। कौन है? कर्पूर चंद पाटनी। 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ। 1936 में क्या हुआ? अब एक लॉजिक बिठाना, मैं एक बात बता रहा हूं, जब जब अपन किसी भी प्रजामंडल के पुनर्गठन की बात करें तो वो हर एक प्रजामंडल 5 साल के बाद पुनर्गठित होगा। समझी बात? 1-2 प्रजामंडल और आएंगे आगे जिनका भी पुनर्गठन का जिक्र होगा, और ठीक पुनर्गठन कितने साल के बाद होगा? 31 और 5 कितने हो गए? समझी बात? लॉजिक ऐसे दिमाग में रखना है। तो देखिए इसके पुनर्गठन करने वाला कौन है? क्योंकि कर्पूर चंद पाटनी ने बना तो दिया, लेकिन इतना बढ़िया सक्सेस पड़ा रहा, एक संगठन बना हुआ। इस संगठन को वापस पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया। और अध्यक्ष किसको बनाया? मंत्री किसको बनाया? प्रथम इसका अधिवेशन हुआ 8 या 9 मई 1900 जयपुर के अंदर एक जगह है नथमल का कटला। कौन सी जगह है? अब इस नथमल के कटले के अंदर जो स्थान था उस जगह पर इसका पहला अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन का मतलब समझ गए? पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई कहां पर हुई? पहली मीटिंग जयपुर प्रजामंडल की नथमल के कटले में। कब हुई? 8 और 9 मई 1900। देखो प्रजामंडल बना कब? 31 में। पुनर्गठन कब हुआ? ठीक है, जिस समय बना उस समय संस्थापक कौन थे? ठीक है, पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति कौन है?
अध्यक्ष किसको बनाया गया? ठीक है, मंत्री किसको बनाया गया? पहला अधिवेशन कब हो रहा है? 8 और 9। ठीक है, कहां पर हो रहा बेटे? कटला पर। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? क्योंकि पुनर्गठन करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति यही थे। अध्यक्षता कौन करता? जो घर का व्यक्ति होता वही तो किसी संस्था का क्या कर लेगा, अध्यक्ष बनेगा। ये अध्यक्षता कर रहे थे। और हुआ ये कि 8 और 9 मई को नथमल के कटले में गांधी जी आ नहीं पाए। उद्देश्य ये था कि गांधी जी को बुलाया जाए, लेकिन आए कौन? गांधी जी की लुगाई आई, कस्तूरबा गांधी। 10 मई को आई और यहां पर महिलाओं को क्या किया? 10 मई 1938 को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को क्या किया बेटे? तो नथ पहनकर कौन आई? नथमल के कटले पर नथ पहनकर आई डोगरी। नथ पहनकर कौन? अरे बापू की पत्नी, बापू जी की पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। कौन है? कस्तूरबा गांधी आई। कब आई बेटे? पूछा जाता है कि किस जगह पर जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन को कस्तूरबा गांधी ने संबोधित किया? नथमल के कटला नामक जगह पर। कौन सी जगह है? नथमल के कटला नामक जगह पर। कौन सी जगह है? नथमल। अब देखिए, प्रजामंडल पर रियासत ने क्या लगा दी बेटे? क्यों? रियासत को थोड़ी दसेगा कि अपने यहां पर आकर लोग कोई आंदोलन करें। अरे रियासत तो विरोधी है, अंग्रेजों का समर्थन कर रही है और रियासतों के उत्तरदायी शासन स्थापित करके रियासतों को चुनौती दी जा रही है। तो रियासत चाहेगी कि लोकतंत्र स्थापित हो जाए? राजा चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। इसलिए रियासत ने क्या लगा दी बेटे? और प्रजामंडल ने विरोध किया और क्या शुरू कर दिया? सत्याग्रह। क्या शुरू कर दिया? ध्यान देना, कार्यालय भी चेंज हो गया। जयपुर के अंदर जमनालाल बजाज को घुसने पर रोक लगा दी। जमनालाल बजाज, हंसडी रॉय, समझ गया आप? इन सब को प्रवेश करने पर क्या लगा दी? हीरालाल शास्त्री, इन सब को कहा कि आप जयपुर के अंदर नहीं रह सकते, गेट आउट, बाहर। इनके ऊपर प्रवेश पर रोक लगा दी। तो जयपुर इनका मुख्यालय अब रहा ही नहीं, क्योंकि प्रवेश कर ही नहीं सकते, तो प्रजामंडल को चलाए कैसे? इसलिए इन्होंने अपना कार्यालय कहां कर दिया बेटे? पूछा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल का अस्थायी मुख्यालय कहां बनाया गया? अस्थायी कहां बनाया गया? अब देखो, बजाज को क्या कर दिया बेटे? महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। दुर्गावती देवी शर्मा किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई है? दुर्गावती देवी शर्मा कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई है बेटा? जयपुर से। जयपुर हितकारिणी का गठन किसने किया? जयपुर हितकारिणी एक नया संगठन बनाया। किसने बनाया बेटे? बाल चंद्र शास्त्री ने। इतनी बातें याद होगी आपको। फटाफट पूछता हूं, कब बना जयपुर प्रजामंडल? कौन संस्थापक है? अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है कि बताओ 36 में इसको क्या किया गया? किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया। किसने किया? अच्छा, जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन करते अध्यक्ष किसको बनाया? ठीक है, मंत्री किसको बनाया गया? पहला अधिवेशन कब हुआ? 8 और 9 मई 1900। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी कब पधारे? 10 मई को। किस जगह पर संबोधित किया महिलाओं को? ओके। फिर जमनालाल बजाज ने इनका अस्थायी कार्यालय कहां बना दिया? अच्छा, फिर क्या शुरू कर दिया इन्होंने क्या शुरू कर दिया? सत्याग्रह। अच्छा, महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। जयपुर हितकारिणी का गठन किसने किया? अच्छा, जयपुर प्रजामंडल ने एक दिवस मनाया। कौन सा दिवस? मोतीलाल दिवस। कब मनाया गया बेटे? तो 5 रुपए में आप मोती लाए। क्या लाए? 5 अप्रैल को मोतीलाल दिवस मनाया। कौन से प्रजामंडल ने बताओ? जयपुर प्रजामंडल ने। कौन से प्रजामंडल है? 5 अप्रैल को मोतीलाल दिवस मनाया गया। ऐसे पूछा जाता है, मोतीलाल दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल है? जयपुर प्रजामंडल से है। मोतीलाल कौन थे? अच्छा, यूं कह रहे हो? हाँ, तो सही है। 1931 में मोतीलाल दिवस मनाया गया, मतलब 1931 के अंदर। लेकिन 1931 के अंदर मनाया, इसके बाद जयपुर, मतलब प्रश्न ये सन का कोई नहीं पूछेगा आपको। प्रश्न क्या पूछेगा कि मोतीलाल दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से? क्योंकि इतनी सारी डेटें याद नहीं। डेट एक याद रखना, कौन सी? प्रजामंडल बना कब, बाकी डेट पर आप फोकस करना नहीं। अब ये 1931 में पहली बार मनाया गया, फिर उसके बाद में आगे मनाते गए। समझ गए? ठीक है। हर साल इन्होंने मोतीलाल दिवस, दिवस क्यों मनाया जाता है? चलो, ये प्रश्न है आपसे। देखो, अभी आज क्या, आज मेरे हिसाब से श्रावण का कल अंतिम सोमवार चला गया, भाद्रपद लग गया, लगना है। ठीक है, भाद्रपद लगते ही क्या हो जाएगा आपको पता है? आगे गणेश चतुर्थी आ जाएगी। तो गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। कहां से हुई? किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर। अच्छा, क्यों किया?
क्योंकि उस जमाने में लोगों को इकट्ठा कैसे करें। आज तो अपन फोन करके बुला सकते हैं, भाई फोन किया कि आ जाओ एक मीटिंग करते हैं, लोग आ गए। लेकिन उस जमाने के अंदर जिस समय अंग्रेजों का शासन था, मैंने कहा व्हाट्सएप था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं, स्नैपचैट था नहीं, किसको मैसेज करे, मैसेज वाला सिस्टम ही नहीं, फोन था ही नहीं। इसलिए लोगों ने एक ऐसा, तिलक ने एक आइडिया लगाया, क्यों ना एक ऐसा महोत्सव आयोजित किया जाए। गणेश चतुर्थी की शुरुआत की, और गणेश चतुर्थी के बहाने लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि मेले होते ही अपन वाले तो भट, मेला हो भोजन हो, कहीं पीछे नहीं रहते हम लोग, ठीक है। तो मेले के बहाने लोग इकट्ठे हुए, तो लोगों को समझाया कि हमारा उद्देश्य है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। अरे तो जहां भीड़ होगी वहां तो समझाए। और यदि ऐसा कहा जाए एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन हम करने जा रहे हैं, तो अंग्रेज ध्यान रखते थे, नहीं तो कहते थे हमारा तो ये फंक्शन है भाई, हम मेला कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन है हमारा, धार्मिक आयोजन में क्या लेना देना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सही है। इस प्रकार मेलों का आयोजन होता था। तो ये मोतीलाल दिवस मनाने का उद्देश्य ये था कि पीछे इस बहाने लोग इकट्ठे होकर चर्चा करते थे आगे क्या करना है, उद्देश्य ये होता था दिवस के पीछे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हुआ क्या कि जो जयपुर प्रजामंडल है बेटा, कौन सा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल ने क्या किया, सुनो बात गजब की, सुनना, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न आए। बात यह है कि जयपुर प्रजामंडल ने क्या किया, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल जी। कौन थे, हीरालाल जी। हीरालाल जी अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल के। और उधर जयपुर का जो प्रधानमंत्री था जयपुर, मिर्जा इस्माइल, क्या नाम है बेटे, मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल ने थोड़ी इस्माइल की हीरालाल जी को बुलाकर, और हीरालाल जी क्या हो गए, इस्माइल के चक्कर में फंस गए। फंस गए, कैसे फंस गए, अरे इस्माइल है, मुस्कान से तो आदमी फंस जाता है, जो हंसा वो फंसा, फिर दुनिया में कभी नहीं हंसा, ध्यान रखना, हंसा वो फंसा, फिर दुनिया में कभी नहीं। तो ऐसी इस्माइल किसने कर ली, मिर्जा इस्माइल ने कर ली। और मिर्जा इस्माइल ने किसके सामने इस्माइल कर ली बेटा, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हो गया, एक समझौता हो गया। हीरालाल जी इस बात को समझ नहीं पाए, इस समझौते में नुकसान तो हुआ प्रजामंडल को, समझ गया आप, लेकिन ये समझौता हुआ किसके मध्य हुआ, हीरालाल वर्सेज कौन है बेटे, मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। और मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री थे, और इसलिए इसको अपन कहते हैं, दोनों ही अच्छे व्यक्ति थे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसलिए इस एग्रीमेंट का नाम क्या है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। पूछा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है, ज से जयपुर, ज से, याद रह जाएगा आपको। अच्छा, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, 17 पर खतरा मंडरा गया। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल जी थे। खतरा आया ना, अरे हीरालाल जी नहीं समझ पाए, लेकिन अंत में क्या होगा, खतरा ही होगा। खतरा ये होगा कि जयपुर प्रजामंडल के कितने भाग हो जाएंगे, 2। जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में टूट जाएगा। कोई संगठन टूटता है तो कमजोर होता है ना, तो कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इधर देखिएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, इसकी डेट एग्जाम में पूछिए, 17 सितंबर 1942 को कौन सा एग्रीमेंट हुआ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ बेटे, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। कौन सा एग्रीमेंट, ठीक है, किसके मध्य हुआ, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल जी को बुलाकर थोड़ी इस्माइल दी, और प्रजापति साहब क्या हो गया, हीरालाल जी फिदा हो गए और एग्रीमेंट कर लिया, लो साइन कर लेता हूं। याद रखना, ऐसे इस्माइल करते ही हीरालाल जी क्या हो गए, फिदा हो गई। कब हुआ, 17 सितंबर को हुआ। कब हुआ, 17 सितंबर 1900। अच्छा, इस समझौते के तहत क्या क्या शर्तें रखेगी वो देखिए आप, पूछी जाती है एग्जाम में। शर्तें देखिए, जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करेगी। कौन करेगी, रियासत। ये समझौता करने वाला मिर्जा इस्माइल किसका प्रधानमंत्री है, जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री है। जयपुर रियासत का ये आदमी है, सरकारी आदमी हुआ ना एक तरह का। तो इस व्यक्ति ने समझौता करके क्या कहा कि हम उत्तरदायी शासन लागू करेंगे, उत्तरदायी शासन लागू करेंगे। ये बात कहते हीरालाल जी का, ये हमारी मांग थी, आपने मान ली, अच्छी बात है, पहली शर्त मंजूर। दूसरी शर्त क्या है, जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता, किसका सहयोग करेगी, इसका मतलब प्रजामंडल का सहयोग करेगी, ये भी बात ठीक है। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार, मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि अपने यहां के कोई लोग है, मतलब जयपुर रियासत का कोई व्यक्ति है और वो कहीं पर अंग्रेजों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब समझ गया आप। और वो विरोध करने के लिए कहां है, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब, ब्रिटिश भारत का मतलब वो भारत
अरे जहां पर ब्रिटिश का सीधा अधिकार है, मैंने अभी बताया था 2 प्रकार के भारत थे, बताया नहीं बताया, बताओ 2 प्रकार के कौन कौन से भारत? एक वो भारत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अधिकार में था, उसको हम क्या कहेंगे? एक वो भारत जो देसी राजाओं के अधीन था, उसको हम क्या कहते हैं? समझे बात? तो ब्रिटिश भारत यानी जयपुर का व्यक्ति कोई महाराष्ट्र में बैठा है, धंधा कर रहा है, वहां पर किसी आंदोलन में भाग ले लिया और अंग्रेजों ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने पर वो भागकर कहां आएगा? छुपेगा कहां? जयपुर आकर। तो इस प्रकार ब्रिटिश भारत का कोई विद्रोही है, कोई विद्रोही है, उसको कौन गिरफ्तार नहीं करेगी? जयपुर रियासत नहीं करेगी कि हमारा आदमी वहां से भागकर यहां आ रहा ना, आप गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप देते हो। लो, तो ये तो गलत है, आप कम से कम हमारे लोगों का तो सहयोग करो। तो आगे बिल्कुल मंजूर, हम ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेंगे। मंजूर हो गया। कितनी शर्तें हो गई अब तक? बोलो, पहली शर्त बोलो एक बार, क्या थी? उत्तरदायी शासन स्थापित कर। दूसरी शर्त क्या थी? ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोही को गिरफ्तार। चौथा है प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। आपको पता 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन। और यही वो बिंदु है जिसकी वजह से जयपुर प्रजामंडल के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, इसलिए प्रश्न आता है कौन सी रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लिया? जयपुर और अलवर ने भी नहीं लिया। अलवर प्रजामंडल ने भी भाग कौन से? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं अपन? अच्छा, अगली शर्त क्या है? प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना देगा और जुलूस निकाल सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। प्रजामंडल के ऊपर कोई लाठियां बांधी, हम आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके। हम यदि बदमाशी करते हैं तो आप लाठियां, मतलब शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से कोई आंदोलन है उसके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाएगी। ये शर्तें किसके बीच में हुई बताओ? हीरालाल, बोलो, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य। कब हुआ समझौता बेटे? 17 सितंबर 1900। अच्छा, इस समझौते को हम क्या कहते हैं? ये बहन बोल नहीं रही है, आप बोल नहीं रही, बोला करो। आपको कह रहा हूं, नाम क्या है इनका? याद है सब? बोला करो, बोलने से क्या होता है? याद रहता है बेटे। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, आपको फटाफट बताना है। बताइए, जयपुर प्रजामंडल कब बना? अच्छा, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। अच्छा, पुनर्गठन करता कौन है? उस समय पुनर्गठन करते अध्यक्ष किसको बनाया? अरे भाई, चिरंजी लाल मिश्र। अच्छा, मंत्री किसको बनाया? हीरालाल। सीधा हीरालाल अध्यक्ष थोड़ी बनेगा, हीरालाल जी की अभी तो एंट्री हुई है, बच्चा है ना, छोटा है। चिरंजी लाल, जमुनालाल बड़े। समझ गया आप? उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। हीरालाल शास्त्री की बात हो गई, मंत्री बन गए। फिर उसके बाद में आपको पता है कि जयपुर प्रजामंडल ने क्या किया? अरे पहला अधिवेशन करवाया। कहां हुआ अधिवेशन? कब हुआ? 8 और 9 मई को। लेकिन गांधी जी की पत्नी कब आई? किस जगह पर आई? किसको संबोधित किया? महिलाओं को संबोधित किया। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइएगा कि जैसे जयपुर प्रजामंडल पर रियासत ने क्या लगा दी? रोक। तो इसका अस्थायी कार्यालय कहां बनाया गया? आगरा बनाया गया। कहां बनाया गया? आगरा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए कि हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री दीवान जो थे मिर्जा इस्माइल के मध्य कौन सा समझौता हुआ? कब हुआ? 17 सितंबर 1942 को। क्या शर्तें थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी, भारत छोड़ो आंदोलन भाग कौन नहीं लेगा? ठीक है, ब्रिटिश भारत के किसी विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेंगी। है? तो प्रजामंडल उसको संरक्षण देगा, तभी तो वो विद्रोही आ रहे, शरण देगा, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करे। कौन? रियासत वाले। शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं? हम आंदोलन कर सकते हैं, हमारे ऊपर लाठियां बांधी। ये एग्रीमेंट क्या कहलाता बेटे? जैसी एग्रीमेंट हुए तो एक बाबा जी नाराज हो गए। एक बाबा जी क्या हो गए बेटे? नाराज। कौन से बाबा जी? बाबा हरिचंद्र। कौन से बाबा जी नाराज हो गए? और एक संगठन बना दिया जिसका नाम क्या बेटे? कौन सा संगठन बना दिया? आजाद मोर्चा। कौन सा बना दिया? क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले सकता इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल। हीरालाल शास्त्री ये समझौता करके आगे, लेकिन प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बात हमें मंजूर। देखो, गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं और गांधी जी के आंदोलन को हम समर्थन नहीं करेंगे।
गांधी जी पूरे भारत के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन को हम समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए संगठन में फूट पड़ गई और ये फूट चाहते भी थे कौन? जेंटलमैन समझौते के तहत मिर्जा इस्माइल, ताकि प्रजामंडल क्या हो जाए। उनके दिमाग में ये था कि फूट पड़ेगी, समझ गए आप। लेकिन हीरालाल जी इस बात को समझ, तो देखिएगा आजाद मोर्चा बना प्रजा के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? प्रश्न आया कई बार, आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बाबा आजाद हो गया। बाबा क्या हो गया है? बाबा आजाद हो गया। बाबा हरीश चंद्र, क्या नाम है बताओ, के नेतृत्व में इसका क्या किया बेटे? और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया? अब मेरा प्रश्न है, क्या जयपुर प्रजा मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? क्या जयपुर के प्रजा मंडल के कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? हाँ, ये थोड़ी लैंग्वेज ध्यान रखना। कौन से कार्यकर्ता? आजाद मोर्चा। अब मैं प्रश्न पूछूं कि आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? मतलब प्रजा मंडल नहीं लिया, प्रजा मंडल से अलग एक संगठन बना है और उस संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समझ बात? ठीक है। अब देखिएगा संस्थापक कौन है? अन्य सदस्य देखो, रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, हंस डी रॉय, चिरंजीलाल। ये चिरंजीलाल वही है? कौन से बताओ, किसके अध्यक्ष? कब? जब वो पुनर्गठन उसका किया गया। याद हो जाएगा आपको। एक बार नाम बोल दो, क्योंकि ये भी पूछे हुए कि कौन जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित नहीं है। तो रामकरण जोशी का संबंध है, ठीक है। दौलतराम भंडारी का नाम, ठीक है। गुलाबचंद, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कासलीवाल है ना, इन्हीं के घर पर ऑफिस बनाई गई। किसकी? आजाद मोर्चा की। आजाद मोर्चा की जो ऑफिस थी, कार्यालय था, वो किसके घर पर बनाया गया? गुलाबचंद जी ने गुलाब दिया कि लो ऑफिस अपने यहां पर। गुलाबचंद जी कासलीवाल के घर पर ऑफिस या क्या खोला गया? किसका कार्यालय? जयपुर प्रजा मंडल का? नहीं, आजाद मोर्चे का। कौन से मोर्चे का? आजाद मोर्चे का गठन किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र ने किया। अन्य सदस्यों के नाम बोलो। कार्यालय कहां खोला गया? वेरी गुड। आगे देखिएगा, नेहरू के कहने पर क्या हुआ? नेहरू जी आए थे अपने राजस्थान। आपको पता है उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, हमने सबसे पहले लिखा 1927। आज अभी अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा, सबसे पहले ही पहली लाइन थी कि 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का क्या हुआ? उसका 7वां अधिवेशन था उदयपुर के अंदर। कब? 31 दिसंबर 1945 को। और नेहरू जी आ गए राजस्थान। नेहरू जी ने आकर देखा तो प्रजा मंडल के कार्यकर्ता 2 टुकड़ों में बंटे हुए। तो नेहरू जी ने कहा, अरे पगले, ऐसे क्या अपन जीत सकते हैं? क्या उत्तरदायी शासन लागू हो जाएगा? तो नेहरू जी के कहने से, नेहरू जी की रिक्वेस्ट से, नेहरू जी की दबाव से आजाद मोर्चा पुनः किसके अंदर जुड़ गया? पूछा जाता है कि आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजा मंडल में किसकी सिफारिश से हुआ या किसके कहने से हुआ? गांधी जी नहीं। कहां गांधी जी आ रहे हैं? बॉडी प्रेजेंट है, माइंड कहीं और घूम रहा है। अभी तक इसको गांधी जी याद आ रहे हैं। हाँ बेटा, नेहरू जी। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं देवी शंकर तिवारी। ये क्या हुए सुनो। इनके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं। बात यह है कि अब जयपुर प्रजा मंडल के अंदर चुनाव हुए। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, जब प्रजा मंडल बनेगा, प्रजा मंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने से पहले वहां की राजाओं ने चुनाव करवाए। चुनाव करवाने में क्या हुआ, एक साइड में तो पार्टी कौन सी है? राजाओं की पार्टी, राजाओं की या शासकों की पार्टी है? किसकी पार्टी है? समझ गए आप? दूसरी साइड में है प्रजा मंडल। चुनाव में भाग कौन लेगा भाई? सामने कौन खड़ा है? प्रजा मंडल के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम हर जगह पर एक बात देखेंगे कि प्रजा मंडल को इतनी अच्छी सफलता नहीं मिली, चुनावों के अंदर नहीं मिली। उसका कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कारण क्या था? वैसे जोधपुर के अंदर भी सफलता नहीं मिली, न जयपुर में मिली। जयपुर प्रजा मंडल भी चुनाव अच्छी तरह से जीत, आंदोलन करने के बाद तुरंत कोई पार्टी बनती है, फिर भी लोगों का विश्वास किसकी साइड ज्यादा था? राजाओं के प्रति ज्यादा था। कारण गांव के सुदूर लोग तो बिल्कुल 100% राजाओं के प्रति होते थे, क्योंकि वहां तो राजा का हुक्म मानती, वो उसके अकॉर्डिंग चलते थे। सिटी के अंदर ये जन जागृति आई थी शहर के अंदर, और उसमें भी ज्यादातर राजा दबाव डाल देता था कि वोट मुझे करना है, इसलिए राजा चुनाव जीत जाता था और बाकी वाले। प्रजा मंडल को इतनी सफलता नहीं मिली।
देखिए फिर भी देखो जयपुर के शासक की एक कह सकते हैं उदारवादी नीति। देखो आप जयपुर के शासक किस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो उत्तरदायी शासन लागू करने के प्रति थोड़े विश्वस्त भी थे, थोड़े कह सकते हैं अपन मतलब अपन होता है उदार नॉर्मल व्यवहार किया उन्होंने, ज्यादा कड़क से पेश नहीं आए। हुआ ये कि जो प्रजामंडल थे, प्रजामंडल से एक व्यक्ति चुनाव जीता जिसका नाम क्या था, देवी शंकर तिवारी। देखो प्रजामंडल को बहुमत नहीं मिला तो कहने करते हैं कि राजा की मंडली में कौन शामिल होंगे, राजा के लोग ही हो रहे। प्रजामंडल को सफलता नहीं मिली तो प्रजामंडल विपक्षी हो गया। भाई पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, नहीं होते। कोई भी चुनाव होता है, एक जीतता वो, जिसकी सरकार बनती वो पक्ष में, जिसकी सरकार नहीं बनती वो। तो विपक्ष के अंदर देवी शंकर तिवारी थे, प्रजामंडल की ओर से चुनाव जीते और राजा ने देवी शंकर तिवारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। गजब की बात सुनो, बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के किसी व्यक्ति को मंत्री बना दे तो ये अपने आप में क्या होगी, हटके बात हुई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की, मंत्री कांग्रेस पार्टी से आ रहा है। तो वैसा ही हो रहा है, राजा के प्रतिनिधि मंडल के अंदर मंत्री बनाया गया गैर सरकारी व्यक्ति को। कैसा व्यक्ति, गैर सरकारी का मतलब हाँ, जो राजा की तरफ से चुनाव नहीं जीता है, प्रजामंडल की तरफ से चुनाव जीता है। और प्रजामंडल की तरफ से चुनाव जीतने के बावजूद भी राजा ने उसको क्या बना दिया। ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, आज के जमाने में पार्टी अपना अपना पक्ष खींच लेती है। पुराने जमाने में देख लो आप, इतना अच्छा व्यवहार था कि देवी शंकर तिवारी पहले गैर सरकारी व्यक्ति थे जो मंत्री बने। गैर सरकारी समझ आई, सब समझ में बात। गैर सरकारी व्यक्ति थे जो क्या बन गए बेटे, मंत्री। 1943 में इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला देवी शंकर तिवारी ने, नाम क्या है, लोकवाणी। यह समाचार पत्र किसकी याद में निकाला, जमनालाल बजाज की मृत्यु होगी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, समझ गया आप। और उसके बाद में आगे प्रजामंडल की भूमिका की जानकारी कौन रखती थी या डिटेल कौन रखती थी या जिम्मेदारी किसके पास थी, जमनालाल बजाज की पत्नी थी जानकी देवी बजाज। कौन थी, अरे जमनालाल की जान कौन थी, हाँ तो इसे याद रखो, जमनालाल की जान थी। तो सुनो 1943 में लोकवाणी, हंस क्या रहे, नहीं कहते हैं आजकल लिखते हैं जान जानू ऐसे लिखते हैं। तो ये जान कौन थी, जमनालाल बजाज की जान कौन थी, जानकी देवी बजाज, जो आगे संभालती है जयपुर प्रजामंडल को, ठीक है। तो देखिए 1943 में इन्होंने एक लोकवाणी अखबार निकाला। कैसा अखबार निकाला बेटे, अच्छा किसकी याद में निकाला, जमनालाल बजाज की याद में। फिर 1946 में जयपुर रियासत में इन्हें गैर सरकारी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में प्रश्न आए इसलिए देवी शंकर तिवारी की बिंदु को अपने उठाया है। और ये राजस्थान में बनने वाले ऐसे व्यक्ति क्या है बेटे, पहला वो व्यक्ति जो गैर सरकारी व्यक्ति जो राजस्थान में मंत्री बना। ये आजादी से पहले की बातें हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रजामंडल के गठन के पहले की बात है, उत्तरदायी शासन से भी पहले, क्योंकि 1952 में तो आम चुनाव हो जाएंगे, फिर कोई समस्या आएगी नहीं, उससे पहले की स्थिति है ये। तो राजस्थान में फर्स्ट बार गैर सरकारी व्यक्ति 1946 में क्या बन गया, मंत्री बन गया। मतलब गैर सरकारी का मतलब राजा की ओर से चुनाव नहीं लड़ा इसने, राजा की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि प्रजामंडल की ओर से चुनाव लड़ा और राजा ने उसको क्या बना दिया, ऐसा व्यक्ति। ये देखो आप, देवी शंकर तिवारी। आगे देखिए, आरपीएससी के सबसे लंबे समय तक ये बेटे क्या रहे, और जयपुर प्रजामंडल के भी ये क्या रहे, कौन से अध्यक्ष बने बेटे, जयपुर प्रजामंडल के 5वें अध्यक्ष कौन बने बेटे, कौन बने, देवी शंकर तिवारी। जयपुर प्रजामंडल के 5वें अध्यक्ष कौन बने, देवी शंकर। तो ये चुनाव की मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी, ये कोई ज्यादा याद रखने वाली बात आपके नहीं है, फिर भी ध्यान रख सकते हैं। 1945 जब चुनाव हुए तो यहां पर दो प्रकार की सभा थी, एक प्रतिनिधि सभा और एक विधानसभा। प्रतिनिधि सभा में कितनी सीटें जीती, 27 सीटें जीती। कौन, प्रजामंडल की तरफ से कितनी सीटें जीती गई बेटा, 27 सीटें जीती गई, ठीक है। तो प्रतिनिधि सभा और विधानसभा हुआ कर, ये कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है, इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि देवी शंकर तिवारी पहले गैर सरकारी व्यक्ति थे जो क्या बन गए, मंत्री। आरपीएससी के क्या रहे, अध्यक्ष। जयपुर प्रजामंडल के कौन से अध्यक्ष रहे, 5वें। और इसके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है आपको, इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम क्या, लोकवाणी। ये एक प्रजामंडल आपके क्या हो गया बेटे, समझ में आई बात या नहीं आई बताओ, आ गई। थोड़ा गैप दे, थोड़ा गैप दो सर, रोको।